हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज से हम अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पर हम फाइनेंशियल लिटरेसी की मीनिंग में आ जाते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी रिफर्स टू द नॉलेज एंड स्किल्स that enable individuals to make informed decisions about managing their finances। सो देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है ऐसी नॉलेज और ऐसी स्किल जो कि एक इंसान को अच्छे डिसीजंस लेने में मदद करे। यानी आपने अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज अगर आपको है या वो स्किल आपके पास है तो आप अच्छे से अच्छे डिसीजंस ले पाओगे अपनी लाइफ में। इसमें क्या क्या आ जाता है? बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और डेट को मैनेज करना। लेकिन काफ़ी लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती है और जिसका रिज़ल्ट आ जाता है उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, डेट उनके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कभी कभी वो बैंकरप्ट का शिकार भी हो जाते हैं। बैंकरप्ट मीन्स एक कंपनी जिसके पास इतने इनफ पैसे ना हो जो कि वो अपने डेट को चुका सके, तो उसे अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ते हैं अपने क्रेडिटर को देने के लिए। और इसी को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लिटरेसी की क्लासेस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, और फाइनेंशियल काउंसलिंग सर्विसेज भी दी जा सकती है। और यहाँ पर अगले पैराग्राफ में है, एसपी ग्लोबल फिनलिट ने सर्वे किया था जिसमें बताया गया कि 76% ऑफ द इंडियन एडल्ट्स आर अनअवेयर अबाउट द फाइनेंशियल लिटरेसी, और सिर्फ 24% इंडियन को ही पता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, कैसे हमें फाइनेंशियली अच्छे डिसीजंस लेने हैं अपने लाइफ में पैसों को लेकर। और आगे है यहाँ पर रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। जो यहाँ पर 76% अनअवेयर है, इसके रीजंस क्या क्या हैं? लैक ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके पास एक्सेस नहीं है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग की चीज़ें नहीं हैं, म्यूचुअल फंड्स की सर्विसेज नहीं है, क्रेडिट यूनियंस की भी सर्विसेज नहीं है। और ये ज़्यादा कहाँ पर नहीं है? रूरल एरियाज़, यानी अपने गाँव के एरियाज़ में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, इसलिए फाइनेंशियली अनअवेयर है वो लोग। आगे दूसरा रीज़न बता रहे हैं कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन भी नहीं है या वो रिसोर्सेज नहीं है जिससे वो वहाँ तक पहुँच सके। अगला है कि आरबीआई ने ऐसे ही अवेयर करने के लिए, इन अनअवेयर लोगों को अवेयर करने के लिए नेशनल फाइनेंशियल एजुकेशन कैंपेन चलाया था, ताकि वो अवेयरनेस को रेज कर सके फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और इम्प्रूव कर सके फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसी के साथ साथ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया में बढ़ गई हैं, जिसने आसान बना दिया है लोगों का एक्सेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे हमारे डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे हो गई? जैसे यूपीआई पेमेंट मोबाइल से पे कर रहे हैं, अभी वीज़ा से चल रहा है, तो ये वाली सर्विसेज जो है, ये वाली इंश्योरेंस, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और क्रेडिट यूनियन, ये वाली सर्विसेज अब फ़ोन पे आ गई हैं। तो ये अच्छा किया है और अच्छा हो रहा है, यानी ये दिखा रहा है कि इंडिया अभी इम्प्रूव कर रहा है इन सब चीज़ों में। अब देखो अगला आ गया है इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। अब ये जो हमने पढ़ लिया कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है और क्या सरकार ने क्या क्या कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसकी इम्पॉर्टेंस में आ गया, पहला है हेल्प इंडिविजुअल्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, यानी एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को, एक पर्सन को हेल्प करता है कि वो अच्छे से अच्छे डिसीजंस ले सके। दूसरा है हेल्प प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम फ्रॉड्स एंड स्कैम। अब देखो फाइनेंशियल लिटरेसी तो में होगी कि कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना अभी रेट चल रहा है मार्केट में, तो इसकी वजह से तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं होंगे, स्कैम्स नहीं होंगे आपके साथ। तीसरा इंपॉर्टेंस हो गया इसका, कैन प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब देखो जितना लोग अवेयर होंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, उतनी वो सेविंग करेंगे, उतने अच्छे से वो इन्वेस्ट करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट जाएगी ऐसी कंपनीज़ में जो कि आगे जाके ग्रो करेंगी और वो इकोनॉमिक की ग्रोथ में भी हेल्प करेंगी, इसलिए ये रीज़न लिखा है यहाँ पर। चौथा इंपॉर्टेंस हो जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी कैन रिड्यूस द बर्डन ऑन सोशल वेलफेयर सिस्टम। अब देखो सोशल वेलफेयर सिस्टम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि अनअवेयर है पैसों को लेकर और फाइनेंस को लेकर। अगला है फाइनेंशियल लिटरेसी कैन इम्प्रूव ओवरऑल सोसाइटल वेलबींग। अब देखो सब लोगों को पता होगा उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, कितना स्पेंड करना है, तो ये वेलबींग है, सोसाइटल वेलबींग के लिए भी अच्छा रहेगा। अगला आ जाता है टॉपिक हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग।
इसमें क्या है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है पहले ये। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ ब्लूप्रिंट विच हेल्प्स यू रियलाइज ऑल योर ड्रीम्स इन लाइफ इन अ वेरी सिस्टमैटिक प्लान्ड मैनर। सो देखो, फाइनेंशियल को अभी छोड़ो, प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हम आगे जो करने वाले हैं, आगे जो हमारा गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर फाइनेंशियल जुड़ गया है, यानी हमारे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, और ये मदद करता है ब्लूप्रिंट बनाने में। और उस ब्लूप्रिंट से क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्लान्ड मैनर में सब कुछ काम करते हैं। और ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, यानी स्टेप बाय स्टेप जिसमें स्टेप्स इंक्लूडेड हो वो हो गया हमारा प्रोसेस। सो ये हमारा प्रोसेस है, ना कि प्रोडक्ट। आगे है, इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस दैट you know you are on a right track and in safe hands and that you will have the money when you need it। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप एक सही रास्ते पे चल रहे हो और सेफ हो, और आपको पैसे मिल जाएंगे जब आपकी ज़रूरत होगी। जैसे वो ज़रूरतें क्या हो सकती है, आपको घर लेना हो, कार लेना हो, बेटी की शादी करनी हो, या उसकी एजुकेशन पे कोई खर्चा करना हो, और या आपको रिटायर होना हो। फाइनेंशियल प्लानिंग कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या आ जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग में, रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आ जाएगी, टैक्स की प्लानिंग यानी टैक्स कैसे बचाना है, कहाँ पर हमें टैक्स इतना देना है, उसकी नॉलेज, रिटायरमेंट की प्लानिंग। और अगला है नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ही करते हैं। टू लुक एट योर कंप्लीट फाइनेंशियल सिचुएशन, पहली है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है वो देखने के लिए, या आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी उसका वो आपने गोल बना लिया, और आज से आप शुरुआत करोगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े ना, ताकि आप वो फाइनेंशियल सिचुएशन अचीव कर सको। इंक्लूडिंग योर, इसमें क्या क्या आ गया हमारे, एसेट अभी कितने हैं आपके पास, लाइबिलिटीज़ अभी कितनी है, कैश फ्लो कितना आ रहा है मंथली, फाइनेंशियल गोल कौन कौन से, फाइनेंशियल गोल में आगे आपका कितनी सेविंग करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, रिस्क एपेटाइट, आपकी रिस्क वो लेने की क्षमता, यानी कितना आप रिस्क झेल सकते हो, कितना परसेंट अपनी इक्विटी से, लाइफ सिचुएशन और फैमिली का बैकग्राउंड एक्सेट्रा। अगला है टू प्लान सिस्टमैटिकली फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी इसका मतलब है आपको प्लान करने में मदद करता है सिस्टमैटिक वे में, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। इसमें आपका आ गया है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, चाइल्ड प्लानिंग, एजुकेशन, मैरिज, हाउस परचेज, इस्टेट की प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग एक्सेट्रा। टू मेक योर फाइनेंशियल लाइफ बेटर, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बनाने के लिए, एंड सिक्योर फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, आपकी फैमिली को और भी ज़्यादा सिक्योर और आपको भी उतना ही ज़्यादा सिक्योर के लिए, ताकि आप फाइनेंशियल गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाओ बिना कोई रिस्क के। अगला है टू बेटर अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के जानने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए, एंड द रीजनिंग एंड लॉजिक बिहाइंड ऑल रिकमेंडेशंस, यानी जो लोग सब आपको रिकमेंड करते हैं, ये आप इसमें इन्वेस्ट करो, आप इतना सेव करो मंथली, तो ये सब आपको ज़्यादा ध्यान से आप समझ पाओगे कि ये सब क्यों बोलते हैं ऐसा। ऑल्सो टू बेटर अंडरस्टैंड द डिफरेंट एसेट्स क्लासेस, देखो एसेट्स क्लासेस हो गई ना आपकी, जैसे कि लिक्विडिटी के हिसाब से, जैसे आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो लिक्विडिटी के हिसाब से 1 अप टू 1 ईयर है, यानी अप टू 1 ईयर में वो लिक्विडेट हो जाती है। जिससे आप शॉपिंग करते हो, लाइक डेली शॉपिंग करते हो, तो उसमें आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपके पैसे आ गए, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी एसेट्स, वो एसेट्स में आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इक्विटी ऐसे बटे हुए हैं, एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड देयर सूटेबिलिटी, यानी कौन सा आपके लिए सूटेबल है, आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपको लिक्विड एसेट्स अपने पास रखने चाहिए। अगला है टू रेगुलरली रिव्यू द प्रोग्रेस, अब देखो हमने प्लान कर लिया है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब वो उसकी प्रोग्रेस भी तो देखना है, जैसे हम पिछला स्टेप मैंने कर लिया, अब उसकी प्रोग्रेस देखना है कि जितना मैंने गोल बना रखा था कि मैं इतना सेव करूँगी मंथली, 20%, लेट्स अज्यूम 20% सेव करूँगी, तो वो देखेंगे कि उतना प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है, मैंने 20% सेव किया ही नहीं किया है, वो देखने के लिए, और नहीं किया है तो रिवाइज़ करेंगे कि अगले मंथ से ध्यान रखेंगे। ये सब
इसमें आ जाता है। अगला टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल गोल या पर्सनल फाइनेंस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फाइनेंशियल प्लानिंग की, और यहाँ पर आ गया कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या आता है। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द करंट फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन जैसे आपके पास एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है, डेट कितने हैं आपके पास, ऑफ इंडिविजुअल्स टू फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज फॉर फ्यूचर नीड्स विद इन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब लिमिट हो गई है, यानी अपने खर्चे, अपने बजट के हिसाब से आप कितना फाइनेंशियल प्लानिंग में अपने आप को इन्वेस्ट, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ डिपेंड लार्जली ऑन पर्सनल। देखो, ये इंसान है, ये क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा, वो किस पे डिपेंड करती है, वो कितने पैसे कमा रहा है मंथली, उसकी लिविंग रिक्वायरमेंट्स कितनी है, यानी उसके खर्चे कितने हैं, कहाँ कहाँ उसके पैसे जा रहे हैं, एक आगे इसके खर्चे में, उसकी गोल्स क्या क्या हैं, क्या क्या अचीव करना है, और उसके डिज़ायर्स क्या क्या वो करना चाहता है। सो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ डिपेंड करती है टोटली पर्सनल की अर्निंग पे, लिविंग रिक्वायरमेंट्स पे, गोल्स पे और डिज़ायर्स पे। अगला है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स यू विद अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। ये क्या प्रोवाइड करती है आपको? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, यानी लंबे समय तक के लिए, फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन। जैसे अभी आपके टाइम पे क्या सिचुएशन आ रही है वो ध्यान रखेगा, हाउ ईच अफेक्ट्स योर एबिलिटी टू अचीव योर गोल्स, और कैसे आपको ये सिचुएशन जो डेली टू डेली आपकी लाइफ में आ रही है वो कैसे अफेक्ट करेगा, ये सब देखती है। अब देखो, फॉर एग्जांपल फैमिली हेल्थ कवर करना है, डेट को कैसे मैनेज करना है, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। प्लानिंग कैसे करनी है रिटायरमेंट की, इन्वेस्ट कैसे करना है कि हम टैक्स को सेव कर सकें, वेल्थ को क्रिएट करना है कैसे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ताकि हम अब आगे की जनरेशन के लिए भी पैसे बचा सकें। सेविंग टू बाय योर फेवरेट व्हीकल, कोई अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदनी है। सेविंग फॉर परचेजिंग ड्रीम होम, कोई अपना घर बनाना है या आपको घर खरीदना है। इन्वेस्टिंग फॉर हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादी करने या अलग अलग खर्चे। तो इन सब में आपकी मदद कौन करता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। ताकि देखो, कोई भी चीज़ ऐसे एक साथ नहीं आ जाती है कि घर खरीदना है तो हम चुटकियों में घर करनी पड़ेंगे। इसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि आपको मुझे कितने सेव करने पड़ेंगे अगर मुझे 5 साल बाद एक घर चाहती हूँ मैं खरीदना या चाहता हूँ मैं खरीदना। सो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। अगला हमारा टॉपिक आ गया फाइनेंशियल प्लानिंग की स्ट्रैटेजी। यहाँ स्ट्रैटेजी पढ़ी ना कि किस किस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब देखो, इंडिया में ना बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं जो कि अमीर लोगों को या ऐसे लोगों को जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, अल्ट्रा रिच, उनको मदद करती है उनके फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। तो यही दिखाया है इसमें, अ गुड फाइनेंशियल प्लानर शुड एक्सप्रेस वर्बली, यानी वो बता के या रिटन फॉर्म में आपको दे सकता है एक क्लाइंट को कि आपको ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको ऐसे अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, आपको इतना इन्वेस्ट करना चाहिए आप। सो इसमें आ गया कि फाइनेंशियल प्लानर को एक्सप्रेस कर देना चाहिए वर्बली और रिटन फॉर्म में अपने क्लाइंट को, ताकि वो अवेयर हो सके कि उसे क्या क्या करना है, उसके फाइनेंशियल प्लान में क्या क्या है। इसका पहला टॉपिक आ गया, स्ट्रैटेजी आ गया हमारा रिस्क मैनेजमेंट। दिस इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग द रिस्क इन्वॉल्व्स फाइनेंस, लाइक देखो हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ कवर में, इन्वेस्टमेंट कवर में, इनकम प्रोटेक्शन में, इसमें हमारा बहुत सारा फाइनेंस जाता है। तो इसी फाइनेंस को जाने में, और इसका देखो फाइनेंस जा रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितना रिस्क है। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए हम पहली स्ट्रैटेजी करते हैं जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। अगला है प्रॉपर एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन यानी बांट देना कि इस फील्ड में इस चीज़ में मेरे इतने पैसे जाएंगे, इस चीज़ में मेरे इतने पैसे जाएंगे, लाइक ये हेल्थ वाला है, ये बच्चों की एजुकेशन के लिए इतने पैसे जाने हैं। तो ये एसेट एलोकेशन अच्छे से रहेगी। अब ये देखो, दिस इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर एसेट, अच्छे से एसेट्स में इन पैसे जाने चाहिए। इन ऑर्डर टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स लाइक डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में हमें कितने इन्वेस्ट करने हैं, बॉन्ड में कितने करने हैं, और कमर्शियल पेपर में। देखो कमर्शियल पेपर वो हो गया, जैसे मान लो ये एक कंपनी है, तुम्हारी कंपनी को अब शेयर्स इशू करने हैं 2 महीने में, ठीक है। अब इस शेयर्स को इशू करने में उन्हें कोई खर्चा आता है, एक अमाउंट का खर्चा आ रहा है।
अब ये बोल रही है कंपनी कि इस खर्चे को भी मैं अपने पैसे से क्यों लगाऊं, इसमें मैं पब्लिक से के पैसे से लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे शॉर्टेज है अभी पैसों की, इसलिए तो मैं शेयर इशू कर रहा हूँ। तो इसको भी कवर करने के लिए वो पब्लिक को इशू करती है। ये एक प्रॉमिसरी नोट होता है जो कि जो कि ईयर में ही दे देती है पब्लिक को, इसे कहते हैं कमर्शियल पेपर। अब देखो आगे है, एग्जाम्पल दिया गया है 30-year-old मैन शुड इन्वेस्ट 30% इन डेट एंड रिमेनिंग 70% इन इक्विटी। अब इसमें बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट जो है, डेट है हमारा, इसका एक थंब रूल है। वो थंब रूल क्या है, जो इन्वेस्टमेंट, जो हमारी डेट में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इक्वल होनी चाहिए एक के एज के। जैसे मैं अभी 30 साल की हूँ तो मेरा 30% जो पैसा है वो किस में होना चाहिए, डेट में। वैसे एग्जाम्पल दिया गया है, a 30-year-old पर्सन शुड इन्वेस्ट 30% इन डेट एंड रिमेनिंग 70% इन इक्विटी। डेट यानी डेट इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक उधार दे दिया कंपनी में, ऐसे डिबेंचर्स इशू होते हैं ना, उसमें हमने इन्वेस्ट कर दिया, बाद में हमें पैसे मिलते हैं विद इंटरेस्ट, और मंथली इंटरेस्ट में मिलते हैं। इट ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द रिस्क एपेटाइट एंड इनकम लेवल ऑफ क्लाइंट। एंड करता है रिस्क एपेटाइट एंड इनकम लेवल ऑफ क्लाइंट। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को करने के लिए एक पर्सन की अर्निंग डिपेंड करती है, उसका लेवल रिक्वायरमेंट और गोल्स और डिज़ायर्स। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि उसको करने के लिए उसकी रिस्क एपेटाइट यानी वो कितना रिस्क झेल सकता है, और इनकम लेवल ऑफ अ क्लाइंट पे डिपेंड करती है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी शुड बी केप्ट एज लिक्विड एसेट्स, यानी एक अमाउंट का पैसा आपके पास होना चाहिए लिक्विड एसेट्स में, लाइक कैश, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। अगला है टैक्स कंसिडरेशन, एक्सेसिंग प्रॉपर टैक्स प्लानिंग सो एज टू रिड्यूस टैक्स बर्डन इफेक्टिवली। सो इसमें क्या हो गया, आपको अपने टैक्स को कैसे कम करना है, टैक्स के बर्डन जो आपके सर पे हैं अभी, उसको कैसे कम करना है। इसमें क्या क्या टैक्स में कौन कौन से आ गए, वेल्थ टैक्स जो आपके पैसों पे, जो आपके वेल्थ पे लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि फिल्म्स पे लगता है, जो कि एंटरप्रेन्योर देते हैं आप सिनेमा हॉल के, जो कि सिनेमा हॉल के मालिक लोग देते हैं। अगला है प्रॉपर्टी टैक्स जो कि हमारे प्रॉपर्टी पे लगता है, इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, गिफ्ट टैक्स अगर हम 50,000 से ज़्यादा किसी को गिफ्ट दे दें जो कि हमारा रिलेटिव नहीं है तो उस पर टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है कॉर्पोरेशंस पे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है जब हम अपनी सिक्योरिटी किसी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। डेट विच अट्रैक्ट्स मोर टैक्स शुड बी रिड्यूस। अब देखो ये हमारा डेट है, ठीक है, ये डेट नंबर 1, ये डेट नंबर 2 है, ये दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमने इसमें भी इन्वेस्ट कर रखा है, इसमें भी इन्वेस्ट कर रखा है। बट ये जो डेट नंबर 1 टैक्स है ना, इसमें हमारा टैक्स की परसेंटेज लग रही है 11% और इसमें 5%। अब हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम ये वाला डेट अपनाएं, क्योंकि हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि सिक्योरिटी की डेट विच अट्रैक्ट्स मोर टैक्स शुड बी रिड्यूस, कम से कम कर देना चाहिए। जो चीज़ आपको ज़्यादा पैसे खर्च करवाने चाह रही है, जिस चीज़ में आप ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको पैसे मैनेज करने हैं, तो उसमें आपको कम से कम अब खर्चा करना पड़ेगा। अगला है एस्टेट प्लानिंग। इसमें क्या आ गया, एस्टेट प्लानिंग। अगला है एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग इज़ द प्रिपरेशन ऑफ टास्क दैट सर्व टू मैनेज एन इंडिविजुअल्स एसेट बेस्ड इन द इवेंट ऑफ देयर इनकैपिटेशन और डेथ। यानी इसमें क्या मैनेज करना है कि अगर किसी इंसान की डेथ हो गई तो उनके एसेट्स को कैसे मैनेज किया जाएगा वो देखना है। द प्लानिंग इंक्लूड्स द बीक्वेस्ट ऑफ एसेट्स टू हायर्स। बीक्वेस्ट ऑफ एसेट्स यानी अगर देखो किसी का दादाजी है, उसने अपने पोते को अपनी सारी एसेट्स जैसे एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए या अपनी जायदाद उसके नाम लिख दी, ठीक है, तो उसमें सारे हमारे बिल्डिंग्स, घर आ गए, चीज़ें आ गई, कार आ गई, तो ये सब एसेट्स को बीक्वेस्ट यानी अपनी विल से, और हायर्स को अपने मतलब ऐसे लोगों को जिसपे जो आपके रिलेटिव हैं, जो कि आपके जैसे बोलते हैं वंश है ना, वैसे उन लोगों को। मोस्ट एस्टेट प्लान्स आर सेट अप विद द हेल्प ऑफ एन अटॉर्नी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो कि सब कुछ लीगल के लॉ के बारे में जानता है, तो उसके द्वारा मैनेज की जाती है। एसेट्स दैट कुड मेक अप एन इंडिविजुअल्स एस्टेट इंक्लूड्स, देखो क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, घर, कार, स्टॉक्स जो हैं, आर्टवर्क जो हैं, लाइक कोई आर्टिस्ट था तो उसके आर्टवर्क तो होंगे ना, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन्स और डेट। इंडिविजुअल्स हैव वेरियस रीजन्स फॉर प्लानिंग एन एस्टेट। अलग अलग रीजन्स होते हैं
इस्टेट को मैनेज करने की, सच एज प्रिजर्विंग फैमिली वेल्थ, यानी अपनी फैमिली वेल्थ को अच्छे से रखना है हमें। प्रोवाइडिंग फॉर अ सर्वाइविंग स्पाउस एंड चिल्ड्रन, उनको प्रोवाइड करते रहना है उनकी नेसेसिटीज़, जैसे स्पाउस को, चिल्ड्रंस को। फंडिंग चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस एजुकेशन, उनको पैसे देने के लिए। लीविंग देयर लीगेसी बिहाइंड द चैरिटेबल कॉज, कुछ लोग अपने वेल्थ का कुछ परसेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं चैरिटेबल कॉज के लिए, यानी चैरिटी को दे देते हैं कि मेरे मरने के बाद इतने परसेंट मेरा चले आएगा चैरिटी को। द मोस्ट बेसिक स्टेप इन ईस्टेट प्लानिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग अ विल। बेसिक स्टेप क्या हो गया? राइटिंग अ विल, जैसे लिखते हैं ना कि राइट करना। अदर मेजर ईस्टेट प्लानिंग टास्क इंक्लूड्स, देखो आगे है अब क्या क्या इंक्लूड होते हैं इसमें। लिमिटेड ईस्टेट टैक्सेस बाय सेटिंग अप ट्रस्ट अकाउंट्स इन द नेम ऑफ बेनिफिशरीज, यानी जिसके नाम पे हम कर रहे हैं उसके नाम पे हमने अगर ट्रस्ट अकाउंट्स खुलवा दिए वो। दूसरा है इस्टेब्लिशिंग अ गार्जियन फॉर लिविंग डिपेंडेंट्स। अब देखो कुछ लोगों के नाम ऐसी जायदाद होती है जैसे वो अभी 18 अबव नहीं है, तो उसके अभी वो सब कुछ वो डिसीजन नहीं ले सकता, तो उसकी जगह पे उसका गार्जियन को दे दिया जाता है जब तक वो 18 का नहीं हो जाता। अगला है इस्टेब्लिशिंग एनुअल गिफ्टिंग टू क्वालिफाइड चैरिटेबल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस द टैक्सेबल ईस्टेट, यानी कुछ टैक्स बचाने के लिए वो चैरिटी कर देते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पैसे दे देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं। अगला है सेटिंग अप अ ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी टू डायरेक्ट अदर एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी किसी को ताकि वो अपने एसेट्स को और इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सके। ये जो टास्क हमने पढ़े वो आ जाता है पार्ट ईस्टेट प्लानिंग का, ये जो कि मेजर टास्क है ईस्टेट प्लानिंग के। और हमने आज पढ़ लिया है यहाँ तक फाइनेंशियल प्लानिंग की स्ट्रैटेजीज़ तक। कल हम पढ़ेंगे सेविंग्स से। ओके।